नमस्कार दोस्तों, श्रीवत्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ सेकंड ग्रेड साइंस में रसायन विज्ञान के टॉपिक रासायनिक बंधन या केमिकल बॉन्डिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चंस हम कंसेप्चुअली डिस्कस करेंगे जो आपके टॉपिक के हिसाब से इम्पोर्टेंट रहेंगे। चलिए तो हम पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, वह यौगिक जिसमें sp तथा sp3 दोनों प्रकार से संकरित कक्षक उपस्थित होते हैं। अब संकरित कक्षक हम कहेंगे कि जब एक ही परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक मिलते हैं और अपनी ऊर्जाओं का रिडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, पुनर्विन्यास करते हैं, तो इस घटना को हम कहते हैं संकरण। और संकरण में जो कक्षक बनते हैं उन्हें हम कहेंगे संकरित कक्षक। ठीक है, अब ये जो सभी संकरित कक्षक हैं, इन संकरित कक्षकों के लिए खास बात हम कहेंगे नंबर 1 कि जितने भी आपके संकरित कक्षक होते हैं सभी की शेप या आकृति समान होगी, सभी की ऊर्जाएं भी क्या होंगी, समान होंगी, और सभी में जो इनका स्पेसिफिक ओरिएंटेशन है वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब देखिए हमें यहाँ पर 3 हाइड्रोकार्बन यौगिक दे रखे हैं जो रिस्पेक्टिवली हमारे हैं प्रोपेन, यानी 3 कार्बन परमाणु हमारे पास में है, CH3 CH2 CH3। दूसरा है प्रोपीन, यहाँ पर भी हमारे पास 3 कार्बन परमाणु जिसमें दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ पर उपस्थित हो जाएगा। और प्रोपाइन ये हमारे एल्काइन हो जाएगा जिसमें हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड यहाँ उपस्थित हो जाता है। अब हम यहाँ देखिए इन तीनों कार्बन परमाणुओं का अगर संकरण निकालें तो संकरण निकालने के लिए हम कहेंगे दैट संकरित परमाणु कक्षकों की संख्या बराबर सबसे पहले सिग्मा बंध की संख्या जो केंद्रीय परमाणु बना रहा है प्लस उस केंद्रीय परमाणु के पास उपस्थित लॉन पेयर की संख्या। अब यहाँ देखिए CH3 में कार्बन इस दूसरे कार्बन के साथ एक सिग्मा बंध और 3 हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा बंध बना रहा है, यानी टोटल 4 सिग्मा बंध इसके पास में है, लॉन पेयर 0 है, तो यहाँ इस कार्बन का संकरण हो जाएगा sp3। अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जितने भी कार्बन एकल बंधित हैं यानी जिनमें भी केवल और केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उन सभी कार्बन का संकरण sp3 होगा। यानी sp3 वाले तो हमारे पास में एग्जाम्पल हो गए, यानी जितने भी sp3 संकरित कार्बन है वो सारे के सारे sp3 होंगे। तो प्रोपेन में केवल sp3 है, यहाँ पर sp नहीं है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड चेक करें, देखिए ये एकल बंधित कार्बन है तो यहाँ पर आपका sp3 संकरण तो हो गया। अब अगर हम CH या CH2 इन दोनों कार्बन के लिए संकरण निकालें तो यहाँ देखिए ये कार्बन जो है उसका कार्बन के साथ एक सिग्मा बंध, हाइड्रोजन के साथ दूसरा सिग्मा बंध और तीसरे कार्बन के साथ एक सिग्मा और एक पाई बंध बन गया, यानी टोटल सिग्मा बंध हो गए 3 और लॉन पेयर है 0। पाई बंध को हम संकरण में कैलकुलेट नहीं करते, तो टोटल 3 सिग्मा बंध है यानी संकरण हो जाएगा sp2। ऐसे ही दूसरे कार्बन का भी संकरण हो जाएगा sp2, यानी हमें देखिए यहाँ पर sp पूछा हुआ है, sp2 पूछा हुआ नहीं है, इसलिए प्रोपीन भी हमारा आंसर नहीं होगा। तीसरा अगर हम एसिटिलीन चेक करें तो इसमें प्रोपाइन अगर हम चेक करें तो इसमें कार्बन हमारा जो है इसका संकरण होगा sp3 जो एकल बंधित है, और दूसरा कार्बन इसमें एक सिग्मा और 2 सिग्मा बंध तथा रिस्पेक्टिव 2 पाई बंध हैं, यानी इसका भी संकरण क्या हो जाएगा, sp संकरण यहाँ हो जाएगा। तो sp और sp3 दोनों ही प्रकार के संकरण यहाँ उपस्थित है, यानी प्रोपाइन हमारा इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो प्रोपाइन जिसमें मिथाइल वाला जो कार्बन है CH3 जो एकल बंधित कार्बन है इसका संकरण sp3, और जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है उसका संकरण हो जाएगा sp, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखें अगला प्रश्न, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में होते हैं। अभी देखिए आपको सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि भाई सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में क्या होता है, तो हम कहेंगे सोडियम क्लोराइड हम जानते हैं यह एक आयनिक यौगिक है। अगर हम इसकी क्रिस्टलीय जालक संरचना देखें तो उसमें क्लोराइड आयन यह फलक केंद्रित घनीय जालक संरचना में व्यवस्थित होता है, जहां एक घनीय एकक कोष्टिका में क्लोराइड आयन वो प्रत्येक कॉर्नर पर तथा कॉर्नर के साथ साथ प्रत्येक फलक केंद्र पर भी यहाँ उपस्थित होंगे। ऐसे ही तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट अगर हम देखें तो 14 लैटिस पॉइंट या जालक बिंदु हो जाएंगे क्लोराइड आयन के लिए। ऐसे ही अगर हम सोडियम धनायनों की बात करें तो सोडियम धनायन ये हमारे पास में
कुल मिलाकर 13 यहाँ पर सोडियम धनायन हो सकते हैं, जहां सोडियम धनायन हम कहेंगे ये अष्टफलकीय रिक्तियां या ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आपके उपस्थित होते हैं। और ये अष्टफलकीय रिक्तियां कहाँ? ये अष्टफलकीय रिक्तियां आपकी पाई जाएंगी प्रत्येक भुजा केंद्र पर और साथ साथ एक घन केंद्र पर। तो कुल मिलाकर के 13 जालक बिंदु हमारे पास में एक इकाई कोशिका में सोडियम के लिए और 14 जालक बिंदु हमारे पास में एक इकाई कोशिका में क्लोराइड के लिए हो सकते हैं, जिसकी 4 NaCl यूनिट प्रति यूनिट सेल या प्रति इकाई कोशिका हमारे पास यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब ये जो हमें सोडियम क्लोराइड यहाँ देखने को मिल रहा है उसमें हम चेक कर रहे हैं कि सोडियम जो कैटायन धनायन है वो अलग और क्लोराइड एनायन जो है वो अलग, जहां एक सोडियम धनायन 6 क्लोराइड एनायनों से घिरा हुआ है और ऐसे ही एक क्लोराइड एनायन 6 सोडियम धनायनों से यहाँ घिरा हुआ होता है। यानी हम कहेंगे दैट सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में NaCl अणु नहीं पाए जाते, यह सोडियम धनायन और क्लोराइड एनायन के रूप में पाया जाएगा। तो सोडियम धनायन तथा क्लोराइड ऋणायन यहाँ पर पाए जाएंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। सोडियम और क्लोरीन के परमाणु नहीं पाए जाते, ये अपनी आयनों के रूप में पाए जाते हैं और सोडियम धनायन क्लोराइड ऋणायन पाए जाते हैं, लेकिन सोडियम और क्लोरीन परमाणु यहाँ नहीं पाए जाते। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर हमसे कहें कि सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टलीय जालक संरचना, हम कहेंगे सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टलीय जालक संरचना में आपके पास सोडियम धनायन तथा क्लोराइड एनायन जालक संरचना में व्यवस्थित होते हैं, जहां सोडियम धनायन ये आपका मिलेगा सोडियम धनायन ये पाया जाएगा फलक केंद्रित घनीय जालक की अष्टफलकीय रिक्ति में और क्लोराइड एनायन ये आपका मिल जाएगा इनकी इकाई कोशिकाओं के जालक बिंदुओं में, जहां यह फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका का निर्माण कर रहे हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, मैग्नीशियम +2 की जल योजन ऊर्जा निम्न में से किससे अधिक होती है? तो सबसे पहले तो हम ये सीखें कि जल योजन ऊर्जा क्या होती है। तो हम कहेंगे देखिए मैग्नीशियम धनायन हमें दिया हुआ है जो द्विधनावेशित आयन है। अगर हम इसको किसी विलायक में लें, जैसे हमने विलायक का नाम यहाँ पर ले लिया, जल में अगर हम लें तो हम जानते हैं दैट जल जो है वो हमारा ध्रुवीय विलायक होता है, जिसका परावैद्युतांक सबसे अधिक कितना 81 यूनिट आपका रहेगा। अब इस जल को अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन की विद्युतीयता हाइड्रोजन से उच्च होती है, इसलिए ऑक्सीजन हो जाएगा ऋणावेशित और हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा धनावेशित सिरा। अब मैग्नीशियम धनायन जब इस जल के अणु के चारों ओर व्यवस्थित होगा, मैग्नीशियम धनायन जब इस जल के अणु इसको चारों तरफ से घेर लेंगे, तो यहाँ हम देख रहे हैं विपरीत आवेशित आयन जो मैग्नीशियम धनायन और ऑक्साइड आयंस के बीच में यहाँ पर एक आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है और इस आकर्षण बल के प्रभाव से क्या होगा, यहाँ एनर्जी रिलीज होती है या ऊर्जा आपकी उत्सर्जित होती है। तो जल के अणु या विलायक के अणु को जब धनायन या ऋणायन विपरीत आवेशित आयन की सिरे से जब यह व्यवस्थित हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया में जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उस निकलने वाली ऊर्जा को हम हाइड्रेशन एनर्जी या जल योजन ऊर्जा कह देते हैं। ठीक है, अगर जल के अलावा कोई और ध्रुवीय विलायक यहाँ पर होता तो उस एनर्जी को हम विलायकन ऊर्जा या सॉल्वेशन एनर्जी कहते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर जल का अणु है तो इस ऊर्जा को हम जल योजन ऊर्जा कह देते हैं। तो अब देखिए जल योजन ऊर्जा का मैग्नीट्यूड किस बात पर निर्भर कर रहा है। नंबर 1 कि भाई मैग्नीशियम धनायन जो है वो विपरीत आवेशित सिरे यानी ऑक्सीजन पोल से आकर्षण बल अनुभव करता है। तो धनायन ऋणायन से जितना ज्यादा आकर्षण बल अनुभव करेगा उतना ही प्रबल इंटरेक्शन होगी, उतनी प्रबल अन्योन्य क्रिया होगी, और जितनी प्रबल अन्योन्य क्रिया होगी उतना ही ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित होगी। ठीक है, तो अब कितनी प्रबल अन्योन्य क्रिया होगी ये किस बात पर निर्भर करेगा, यह है धनायन के आकार और उसके आवेश पर निर्भर करता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं मैग्नीशियम धनायन इस पर +2 आवेश है और सोडियम धनायन इस पर +1, बाकी बेरिलियम पर +2, एल्यूमिनियम +2 और यहाँ Mg जो दिया हुआ है इस पर +3 आवेश है। तो जैसे जैसे आवेश का मान आयंस पर बढ़ेगा वैसे वैसे अन्योन्य क्रिया का मान बढ़ेगा, यानी जलयोजन ऊर्जा का मान आपका बढ़ जाएगा, इसलिए एल्यूमिनियम +3 और Mg+3 यहाँ पर आंसर नहीं होंगे। बेरिलियम +2 में हम देख रहे हैं कि बेरिलियम जो है वो मैग्नीशियम से पहले आता है, यानी परमाणु आकार की अगर हम बात करें तो बेरिलियम की रेडियाई मैग्नीशियम की बजाय थोड़ी कम होती है। तो जिसका
आकार कम होगा या आकार छोटा होगा, उसका आवेश घनत्व उच्च होगा, आवेश घनत्व उच्च होगा तो जलीयजन ऊर्जा का मान बेरिलियम +2 के लिए भी अधिक होगा। लेकिन सोडियम कैटायन के लिए अगर हम देखें तो सोडियम कैटायन पर देखिए एक तो चार्ज कम है, दूसरा सोडियम कैटायन की रेडियाई भी मैग्नीशियम कैटायन की बजाय ज्यादा होती है। तो चार्ज कम है, आकार बड़ा है, आवेश घनत्व कम हो जाएगा तो लेस हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, हीरा विद्युत का कुचालक होता है। ध्यान दें, कुचालक यानी इंसुलेटर होता है। तो हमें कहा गया है कि हीरे में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, इसके लिए कार्बन का निम्न संकरण उत्तरदायी है। देखिए, अब किसी भी पदार्थ का हम कहें चालक होना किस बात पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है कि उसमें आवेश वाहक कण कौन है, आवेश को ले जाने वाले पार्टिकल कौन है। अगर ये आवेश वाहक कण मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ऐसे चालक हमारे इलेक्ट्रॉनिक चालक कहलाते हैं, जैसे धातु परमाणु, या अगर हम कार्बन के अपर रूप की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है। और दूसरे तरह के आवेश वाहक ये हमारे हो सकते हैं आयन, यानी आवेश को ले जाने वाला काम अगर आयन करे, चाहे वो धनायन हो, चाहे ऋणायन हो, चाहे दोनों हो, तो इस प्रकार के चालक को हम बोलते हैं आयनिक चालक। जैसे हम कहेंगे NaCl का जलीय विलयन। यहाँ अगर हम हीरे की बात करें तो हीरे की संरचना में हम देखते हैं कि कार्बन जिसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, वो अन्य निकटवर्ती कार्बन के साथ 4 सहसंयोजक बंध बना लेता है। यानी एक कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ 4 एकल बंध बना रहा है, तो इस कार्बन के पास देखिए किसी तरह का कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ उपस्थित नहीं है। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, प्लस सेकंड हम कहें कि भाई इसके पास में किसी तरह का कोई धनायन या कोई ऋणायन भी यहाँ पर नहीं है, यानी कोई आवेश वाहक अगर यहाँ पर उपस्थित नहीं होता तो कार्बन का संकरण क्या हो जाएगा? sp3 संकरण, क्योंकि यह 4 सिग्मा बंध बना रहा है, और साथ ही क्या हो जाएगा? विद्युत का कुचालक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर कार्बन के दूसरे अपर रूप की बात करें जिसको हम ग्रेफाइट कह रहे हैं, तो ग्रेफाइट की संरचना हीरे की संरचना से डिफरेंट होती है। कैसे? कि हम कहेंगे ग्रेफाइट की संरचना में कार्बन के बाह्यतम कोश में उपस्थित 4 में से 3 ही इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ सहसंयोजक बंध बनाने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रत्येक कार्बन परमाणु पर बचा रहेगा। तो जैसे ही हम धारा या विद्युत विभव लगाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में गति करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से कार्बन का दूसरा अपर रूप ग्रेफाइट जिसको हम बोलते हैं, वो विद्युत का सुचालक हो जाएगा। लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण ये हीरा जो होता है वो विद्युत का कुचालक हो जाता है, जिसमें कार्बन का संकरण sp3 हमारा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, NH3 से NH4+ के बनने में निम्नलिखित बंध बनता है। अब देखिए, आपको यहाँ हमसे कहता है कि दैट NH3 हमारे पास में है, जिसको अपन बोल रहे हैं अमोनिया, और इससे हमें NH4+ यानी अमोनियम धनायन बनाना है। तो यहाँ आपसे पूछा हुआ है कि क्या चेंज हुआ। तो अगर हम इस अमोनिया की लुईस बिंदु संरचना बनाएं, जहां हम कहेंगे नाइट्रोजन जिसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यह नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन साझा कर लेंगे और 3 सिग्मा बंध बन जाएंगे। और यहाँ नाइट्रोजन के पास में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एक अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म या लॉन पेयर यहाँ पर इसके पास पाया जाएगा, जो बंध बनाने में भाग नहीं लेता। ठीक है। अब यहाँ हम देख रहे हैं नाइट्रोजन का, देखिए अष्टक पूर्ण है, ऑक्टेट कंप्लीट है। और अगर नाइट्रोजन का अष्टक पूरा है तो क्या होगा? अब इसको और अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम देखते हैं कि जब इसकी किसी अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया होती है, यानी प्रोटॉन अगर कोई यहाँ पर आकर जुड़ता है, तो H+ हम जानते हैं दैट H यानी हाइड्रोजन जो है, इसके पास में संयोजकता कोश केवल एक ही होता है, जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है, और पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, यानी इसका बाह्यतम कोश जो है वो बिल्कुल खाली होता है। तो जब नाइट्रोजन से लॉन पेयर इस H+ के साथ में अटैच होगा, तो नाइट्रोजन
अपने लॉन पेयर को H प्लस आयन को देने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ 3 कोवेलेंट बॉन्ड तो पहले ही बने हुए थे और नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर इस H प्लस के साथ में शेयर कर लेता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जो पहले बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे थे, उन इलेक्ट्रॉन युग्म को हाइड्रोजन धनायन H प्लस के साथ में शेयर कर लिया और इस प्रकार से जो बंध बनता है, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है। क्या हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पर हुए हैं, लेकिन साझे के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं। तो इस तरह से जो बंध बनता है उसको हम उपसह संयोजक बंध कहते हैं। क्या कहेंगे, उपसह संयोजक बंध कहते हैं। बाकी हम चेक करें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्लस के रूप में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, यानी बनने वाला बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा या सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, दैट NH3 से NH4 प्लस बनने में क्या चेंज हुआ, NH3 से NH4 प्लस बनने में नाइट्रोजन पहले 3 हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा बंध बना रहा था जो कि सह संयोजक बंध थे, जिनमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन साझा किया था। अब यह नाइट्रोजन इस H प्लस के साथ में एक उपसह संयोजक बंध या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड बनाता है, जिसमें साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के द्वारा H प्लस के बीच में शेयर किए जाते हैं। शेयरिंग है, यानी दोनों इलेक्ट्रॉनों पर बोथ नाइट्रोजन और H प्लस दोनों का बराबर बराबर अधिकार यहाँ पर रहेगा। यानी क्या हुआ कि सह संयोजक के साथ साथ उपसह संयोजक भी यहाँ पर निर्माण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, NO3 माइनस नाइट्रेट आयन हमें यहाँ पर दिया हुआ है और आपसे पूछा है दैट नाइट्रेट आयन में बंध युग्म तथा एकाकी युग्म नाइट्रोजन परमाणु पर कितने होते हैं। आपको नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी युग्म और बंध युग्मों की संख्या, बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर की संख्या पूछी है। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी लुईस बिंदु संरचना बनाएंगे। देखिए, लुईस बिंदु संरचना बनाने के लिए हम क्या करें, हम चेक करें, नाइट्रोजन यह 15वें वर्ग का सदस्य है, इसके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p3 है, यानी इसके संयोजकता कोश में कितने 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम देखें, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो यह भी 16वें वर्ग का सदस्य होता है, जिसके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p4 है, यानी इसके बाह्यतम कोश में कितने 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने के लिए हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6। यहाँ दूसरा ऑक्सीजन परमाणु अगर हम लिखें तो इसके पास हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट एक और ऑक्सीजन परमाणु अगर हम बनाएं तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारे पास में हो गए। देखिए, अब इस पर एक नेगेटिव चार्ज भी है। तो NO3 माइनस में हम जानते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, और जिस परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा होगी उसके इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता भी ज्यादा होगी। और कितना, एक इलेक्ट्रॉन एक्सिस में दर्शाना है, तो हमने यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लगा करके इस पर एक नेगेटिव चार्ज लगा दिया। लुईस बिंदु संरचना के अनुसार हम जानते हैं कि सभी परमाणुओं को स्थायित्व कंप्लीट करने के लिए अपना ऑक्टेट या अष्टक पूर्ण करना पड़ेगा। अष्टक पूर्ण करने के लिए देखो, इस वाले ऑक्सीजन के लिए हमें 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो यह 1 इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा और इसका अष्टक पूर्ण हो गया, यानी 8 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के लिए हमारे पास में हो गए। यहाँ इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यह नियर बाई नाइट्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेता है। तो अब इस वाले ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा हो गया। तो देखिए, इन दोनों का अष्टक पूरा हुआ, तो यहाँ एक सिग्मा बंध, यहाँ दूसरा सिग्मा बंध और एक पाई बंध का निर्माण हो गया। अब नाइट्रोजन को भी हम देखें तो इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन थे और इसने एक ऑक्सीजन के साथ 2 और एक ऑक्सीजन के साथ 1, यानी कुल मिलाकर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। तो ओवरऑल इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी नाइट्रोजन का भी अष्टक यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। तो इन पूर्ण अष्टक में से देखिए 1 और 2 तो सिग्मा बंध युग्म है और एक पाई बंध युग्म है, लेकिन अभी ये एक ऑक्सीजन जो है वो नॉन बॉन्डिंग स्टेट में यानी अबंधी अवस्था में यहाँ पर बचा हुआ है। इसके साथ बंध बनाने के लिए नाइट्रोजन जिसके पास में एक लॉन पेयर या एक इलेक्ट्रॉन युग्म ये बचा हुआ है जो बंध बनाने में भाग नहीं लेता, क्या होगा, नाइट्रोजन अपने इस बंध युग्म के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के साथ उपसह संयोजक बंध द्वारा साझा कर लेता है। तो यहाँ पर कौन सा बंध, उपसह संयोजक बंध का निर्माण हो जाएगा।
नाइट्रोजन अष्टक का प्रसार नहीं कर सकता, ध्यान रहे। इसलिए नाइट्रोजन जो सेकंड आवर्त का तत्व है, जिसके बाह्यतम कोश में केवल 2s और 2p उपकोश हैं, यानी अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉनों की क्षमता है, तो यह अष्टक का प्रसार नहीं कर सकता। इसलिए नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ बनने वाला यह बंध केवल और केवल उपसह संयोजक बंध होगा, उपसह संयोजक के अलावा कोई बंध नहीं होगा। यानी नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को ऑक्सीजन के साथ में शेयर कर रहा है। ठीक है, तो अब नाइट्रोजन के पास हमसे पूछा हुआ है कितने इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हैं, तो हम कहेंगे देखिए एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म जो यह ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है, एक पाई इलेक्ट्रॉन युग्म जो यह ऑक्सीजन सेम ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है, यानी दो तो इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए हमारे पास में। तीसरा एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म जो यह O- के साथ शेयर कर रहा है, यानी टोटल 3 इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए। और चौथा यहाँ पर नाइट्रोजन का जो लॉन पेयर था वो ऑक्सीजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाने के काम आ रहा है, यानी ये भी आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास में कितने, 4 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म नाइट्रोजन के पास उपस्थित हो जाते हैं, जिनमें से 3 सिग्मा बंध और एक पाई बंध बनाने के काम आ जाएगा। बाकी नाइट्रोजन के पास में जो पहले लॉन पेयर बच रहा था, अब वो लॉन पेयर भी एंगेज हो गया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ उपसह संयोजक बंध बनाने में। यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सबसे अधिक सहसंयोजक गुण वाला बंध बनाएगा। अब आपसे सबसे अधिक सहसंयोजक गुण पूछा हुआ है, और यहाँ देखिए ऑप्शन अगर हम चेक करें तो हमें धनायन और ऋणायन दिए हुए हैं। तो ऐसे ही अगर किसी भी आयनिक बंध में अगर आपको सहसंयोजक गुणों का मान पूछे, तो आयनिक बंध में सहसंयोजक गुणों का मान परिभाषित करने के लिए हम यहाँ पर फायांस का रूल काम में लेते हैं, फायांस का नियम काम में लेते हैं, जिन्होंने हमें बताया कि अगर हम किसी धनायन की बात करें तो धनायन पर आवेश बढ़ेगा और धनायन की त्रिज्या घटेगी, तो धनायन की ध्रुवण क्षमता बढ़ती है और यौगिक में कोवेलेंट बॉन्ड के गुण बढ़ते चले जाते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर ऋणायन का आवेश बढ़ेगा और ऋणायन की त्रिज्या बढ़ेगी, ऋणायन का आवेश बढ़ेगा और ऋणायन की त्रिज्या बढ़ेगी, तो ऋणायन की ध्रुवित होने की क्षमता या जिसको हम ध्रुवणीयता कहते हैं वो बढ़ेगी, और इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड के गुण बढ़ जाएंगे। यानी छोटे आकार का धनायन, अधिक आवेश वाला धनायन, बड़े आकार का ऋणायन और अधिक आवेश वाला ऋणायन जब आपस में मिलेंगे तो उनमें सहसंयोजक गुणों का मान आयनिक बंध के तुलना में अधिक होता चला जाएगा। यहाँ हम चेक करें, देखिए सोडियम और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और स्टेनम, जैसे जैसे हम इन चारों ऑप्शन में देख रहे हैं रिस्पेक्टिव धनायन का आवेश बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ऋणायन तो हमारा सभी में समान है क्लोराइड, तो हम देखेंगे दैट धनायन का आकार बढ़ेगा, धनायन का आवेश यहाँ पर बढ़ रहा है, प्लस धनायन का आकार क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा धनायन का आकार छोटा होता चला जाएगा। तो धनायन की ध्रुवण क्षमता बढ़ेगी और ध्रुवण क्षमता बढ़ने से क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड के गुण बढ़ते चले जाएंगे। हमसे अधिक सहसंयोजक बंध वाला पूछा हुआ है, इसका मतलब हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। धनायन पर आवेश बढ़े, त्रिज्या घटे तो ध्रुवण क्षमता बढ़ेगी और कोवेलेंट बॉन्ड के गुण यहाँ पर बढ़ते चले जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वह यौगिक जिसमें ऋणायन का आकार तथा धनायन के आकार का अनुपात न्यूनतम है। देखिए आपसे पूछा हुआ है दैट ऋणायन का आकार यानी ऋणायन की त्रिज्या हम ले लें और धनायन का आकार यानी धनायन की त्रिज्या ले लें, और इसका जो हम रेशो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, उसका मिनिमम वैल्यू होना चाहिए। मिनिमम वैल्यू होने के लिए हम क्या कहेंगे कि भाई ऋणायन जो है इसकी परमाणु त्रिज्या मिनिमम होनी चाहिए और धनायन जो है उसकी परमाणु त्रिज्या मैक्सिमम होनी चाहिए। तो देखिए चेक करें, यहाँ हमें दो धनायन दे रखे हैं, एक लिथियम और दूसरा सीजियम। अगर हम लिथियम और सीजियम की बात करें तो यह आवर्त सारणी के फर्स्ट वर्ग में, जिसको हम एस ब्लॉक कहते हैं, से बिलोंग करते हैं, जो क्षार धातु वर्ग है, जिसमें लिथियम सेकंड पीरियड से और सीजियम 6th पीरियड से आता है। जहां हम जानते हैं दैट वर्ग में अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती चली जाएगी। अभी देखिए दोनों ही धनायन है, तो हम चेक करें
सीजियम धनायन की त्रिज्या सबसे ज्यादा, यानी सीजियम धनायन की त्रिज्या यहाँ हम कहेंगे लिथियम धनायन की त्रिज्या से अधिक है। ठीक है, तो अगर धनायन की त्रिज्या ज्यादा होगी तो यह रेशो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। तो हम कहें लिथियम वाला आंसर तो हमारा इसमें नहीं होगा। अब देखिए सीजियम धनायन के लिए हमें दो एनायन दे रखे हैं, एक बार फ्लोराइड और एक बार आयोडाइड। तो फ्लोराइड और आयोडाइड की अगर हम बात करें तो हम देखें ये आवर्त सारणी का 17वां वर्ग, जिसको हम हैलोजन फैमिली कहते हैं, उससे बिलोंग करेंगे, जहां फ्लोरीन हमारा सेकेंड आवर्त का और आयोडीन ये हमारे 5th आवर्त का हैलोजन एलिमेंट है। फिर से हम कहें दैट वर्ग में अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती चली जाएगी, यानी कि आयोडीन की परमाणु त्रिज्या जो है वो फ्लोरीन की बजाय क्या होगी, ज्यादा होगी। और हमें क्या करना है, न्यूनतम परमाणु त्रिज्या रखनी है, यानी कि फ्लोरीन यहाँ पर हमारा आंसर हो जाना चाहिए। तो सीजियम के साथ फ्लोरीन अगर लें तो क्या लिखेंगे, दैट ऋणायन की त्रिज्या मिनिमम है, धनायन की त्रिज्या अधिकतम है, तो इनका रेशो भी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टेट्रासाइनोएथिलीन में उपस्थित बंध कितने हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम एथिलीन बनाए, हम कहेंगे एथिलीन यानी कार्बन परमाणुओं में द्विबंध परस्पर यहाँ पाया जाएगा। अब एक कार्बन की संयोजकता अगर 4 हम लिखें तो हम देख रहे हैं कि कार्बन की 2 संयोजकताएं तो डबल बॉन्ड द्वारा कंप्लीट हो गई, रिमेनिंग बची हुई चारों संयोजकताओं में साइनो यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड N समूह यहाँ पर अटैच्ड है। ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N समूह यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अब आपसे देखिए इस स्ट्रक्चर में पूछा हुआ है कि सिग्मा और पाई बंधों की संख्या अगर हम कैलकुलेट करें तो देखिए ये हम पहले सिग्मा बंध कैलकुलेट करें तो साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच, साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच हम देख रहे हैं एक सिग्मा बंध, ऐसे 4 साइनाइड हैं, यानी टोटल 4 सिग्मा बंध हो गए, प्लस एक कार्बन इस कार्बन के साथ, साइनाइड वाला कार्बन एल्कीन वाले कार्बन के साथ सिग्मा बंध बना रहे हैं, तो टोटल 1 2 3 4 सिग्मा बंध हमारे पास में यहाँ हो गए, प्लस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में भी एक सिग्मा बंध यहाँ पर हमारे पास में है, यानी कुल मिलाकर 4 सिग्मा बंध साइनाइड में, 4 सिग्मा बंध साइनाइड कार्बन बंध है और एक कार्बन कार्बन सिग्मा बंध है, यानी टोटल 9 सिग्मा बंध हमारे पास यहाँ पर हो जाते हैं। नेक्स्ट, अगर हम पाई बंधों को देखें तो देखिए साइनाइड में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, इनमें से 2 बंध हमारे पास पाई बंध होंगे, यानी एक साइनाइड में 2 पाई बंध, तो ऐसे कितने साइनाइड हैं, 1 2 3 4 साइनाइड हुए हमारे पास, तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो जाएंगे हमारे पास 8 पाई बॉन्ड, प्लस एक कार्बन द्विबंध कार्बन में पाई बंध हो जाएगा, तो एक पाई बंध यहाँ हो गया, तो टोटल पाई बॉन्ड की संख्या हो जाएगी 9, यानी टेट्रासाइनो टेट्राएथिलीन में हमारे पास 9 सिग्मा बंध और 9 पाई बंध यहाँ उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, एथाइन में त्रिबंध निर्मित होता है। अब आपको एथाइन पूछा हुआ है, एथाइन अगर हम देखें तो यहाँ आइन, देखिए सफिक्स चेक करें, आइन लिखा हुआ है, आइन का मतलब हम कहेंगे कार्बन परमाणुओं के मध्य में त्रिबंध पाया जाता है, और कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी, 4 होती है। अब एथ हमें दे रखा है, एथ का मतलब मुख्य कार्बन श्रृंखला में 2 कार्बन परमाणु हैं, रिमेनिंग वैलेंसी को अगर हम कंप्लीट करें तो बाकी बची हुई वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ देखिए कार्बन हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य एक सिग्मा बंध, दूसरा सिग्मा बंध, और कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एक सिग्मा और दूसरा और तीसरा क्रमशः पाई बंध यहाँ पर हो जाएगा। तो टोटल कितने, 3 सिग्मा बंध और 2 पाई बंध यहाँ पर हैं, जिसमें आपसे पूछा है त्रिबंध किससे बना हुआ है, तो हम कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड यहाँ पर है, यानी ऑप्शन अगर हम चेक करें तो 1 सिग्मा और 2 पाई बंध से मिलकर कार्बन परमाणुओं के मध्य ट्रिपल बॉन्ड बना है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सल्फर हेक्साफ्लोराइड में सल्फर का संकरण क्या है। अब संकरण निकालने के लिए हम 3 स्टेप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हम किसी भी दिए गए यौगिक की लुईस बिंदु संरचना बनाएं। क्या करें, लुईस बिंदु संरचना बनाएं। नंबर 2, लुईस बिंदु संरचना बनाने के बाद में हम उसमें सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर की संख्या को काउंट करें, और जब हम सिग्मा बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर की संख्या को काउंट करेंगे तो यह हमारे संकरित कक्षकों की संख्या के बराबर हो जाएगी, संकरित कक्षकों की संख्या के इक्वल
हो जाएगी। तो देखिए चेक करें, सबसे पहले हम SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड हमसे पूछा हुआ है, SF6 के लिए लें तो यहाँ पर हमारे पास में केंद्रीय परमाणु है सल्फर ये आपके 16वें वर्ग का सदस्य, जिसके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3s2 3p4। अभी देखिए तीसरे आवर्त का तत्व है यानी सल्फर, बाह्यतम कोश में हम इसके 6 इलेक्ट्रॉन अरेंज कर सकते हैं, तो ये हमने इसके 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ अरेंज कर दिए। नेक्स्ट फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो ये 17वें वर्ग यानी हेलोजन फैमिली का सदस्य है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा NH2NP5 यानी बाह्यतम कोश में कितने 7 इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन के पास में उपस्थित हो जाएंगे। तो हम यहाँ देखिए एक फ्लोरीन को लगाएं तो इस फ्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में यहाँ हो जाएंगे। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए फ्लोरीन को सल्फर के साथ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करना है, तो एक सल्फर एक फ्लोरीन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। ऐसे ही 6 सल्फर 6 फ्लोरीन इस सल्फर के साथ मिलकर के कितने 6 सल्फर फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड का निर्माण कर लेंगे। 6 सल्फर फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड का निर्माण यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो देखिए टोटल सिग्मा बंध की संख्या 6 प्लस केंद्रीय परमाणु सल्फर पर लॉन पेयर कितने हैं 0, तो संकरित कक्षकों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 6। अब इस संकरित कक्षकों की संख्या को हम देखिए हमारे ऑप्शन से मिलाएं, यहाँ पर हमारे पास में एक S और एक P यानी 2 ही संकरित कक्षक हैं, यानी SP हमारा आंसर नहीं होगा। S P और P कितने हैं 2 हैं यानी टोटल 3 संकरित कक्षक हुए, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। D में 1, S में 1 और P में 2 यानी टोटल कितने हो गए आपके 4 संकरित कक्षक हुए, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ चेक करें S के पास 1, P के पास 3 और D के पास में 2, टोटल मिलाकर कितने 6 संकरित कक्षक हुए और 6 संकरित कक्षक हुए, यानी ये हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सल्फर हेक्साफ्लोराइड में सल्फर का संकरण sp3d2, और इस sp3d2 के लिए हम याद रखें इसकी ज्यामिति ये होती है आपकी अष्टफलकीय, जहां बंध कोण हो जाएगा 90 डिग्री और सभी सल्फर फ्लोरीन बंध होंगे समान। ठीक है, तो सभी सल्फर फ्लोरीन बंध समान हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, वह अणु जिसके केंद्रीय परमाणु के संकरित कक्षक में 75% पी लक्षण होते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें अणु का केंद्रीय परमाणु ढूंढना है और उस अणु के केंद्रीय परमाणु में हमें संकरण ज्ञात करके ये पता लगाना है 75% पी कैरेक्टर किसमें होंगे। देखिए 75% यानी हम कह सकते हैं 75 डिवाइडेड बाई 100 यानी टोटल 3/4 पी कक्षक होने चाहिए, यानी कुल कक्षक अगर 4 हैं तो उन 4 में से 3 कम से कम अगर पी कक्षक है तो हमारे दिया गया परमाणु के संकरण में पी कक्षकों के गुण 75% हो जाएंगे। चेक करें BF3 बोरॉन, बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, यह फ्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे यानी 3 सिग्मा बंध, संकरण क्या हो जाएगा sp2, टोटल 3 संकरित कक्षक यहाँ पर हमारे पास में आ गए। NH3 में अगर हम कंसीडर करें नाइट्रोजन, बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन और यह 3 हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं, कुल मिलाकर 3 सिग्मा प्लस 1 लॉन पेयर यानी 4 संकरित कक्षक यहाँ पर हो गए, यानी संकरण क्या हो जाएगा sp3। ठीक है, AlCl3 बोरॉन फैमिली का सदस्य होता है एल्यूमिनियम, बाह्यतम कोश में यहाँ होंगे 3 इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ साझा करेंगे, कुल मिलाकर 3 सिग्मा बंध 0 पाई बंध बनेंगे, तो संकरण फिर से हो जाएगा sp2। चेक करें दैट अमोनिया NH3 में हम देख रहे हैं कुल मिलाकर 4 संकरित कक्षक हैं और 4 संकरित कक्षकों में 1 S और 3 P है। ठीक है, तो P कक्षकों की मात्रा कितनी हो गई दैट 3 डिवाइडेड बाई 4 यानी 75% P के गुण यहाँ पर हमारे हो गए। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, एक धनायन तथा एक ऋणायन के मध्य सहसंयोजक बंध बनने का पक्षधर है। देखिए प्रश्न में हमसे 2 अलग अलग तरह के बातें पूछी हुई हैं। पहला उसने हमें कैटायन और एनायन लिख कर दिया है और हम जानते हैं कि अगर आयन होंगे तो आयनों के मध्य बनने वाला बंध आयनिक बंध होगा, लेकिन प्रश्न में हमसे आयनिक की बजाय सहसंयोजक बंध बनने के गुण पूछे हुए हैं, तो आयनिक बंध में सहसंयोजक के गुण हम कहेंगे इस प्रश्न को हमें फायांस के नियम से सॉल्व करना होगा। अब फायांस का नियम क्या परिभाषित करता है
यह आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक गुणों के बढ़ते हुए मान को परिभाषित करने के काम आता है, जहां फायांस का नियम कहता है कि धनायन पर अगर आवेश बढ़े या धनायन की त्रिज्या घटे तो ऐसे यौगिकों में कोवेलेंट बॉन्ड के गुण बढ़ जाएंगे। ऐसे ही ऋणायन का आकार बढ़े और ऋणायन का आवेश बढ़े तो ऐसे यौगिकों में भी कोवेलेंट बॉन्ड के करैक्टर बढ़ जाएंगे। यानी छोटा धनायन, ज्यादा आवेश वाला धनायन, सहसंयोजक गुणों का मान ज्यादा होगा। बड़ा ऋणायन और ज्यादा आवेश वाला ऋणायन जो होगा उसमें भी हमारे क्या होंगे, सहसंयोजक गुणों का मान अधिक हो जाएगा। तो देखिए, छोटा धनायन और बड़ा ऋणायन, धनायन का आकार कम और धनायन पर आवेश अधिक, यानी सहसंयोजक गुणों का मान अधिक हो जाएगा। बड़ा धनायन होना ये आयनिक यौगिकों के बनने को प्रदर्शित करेगा। छोटा धनायन ये सही है, लेकिन ऋणायन का आकार छोटा नहीं, ऋणायन का आकार बड़ा होना चाहिए। और यहाँ देखिए, बड़ा धनायन ये फिर से सहसंयोजक गुणों के नहीं, आयनिक गुणों के लिए अधिक सही रहेगा। तो फायांस के नियम के अनुसार हम कहेंगे छोटा धनायन, बड़ा ऋणायन, धनायन जिस पर आवेश ज्यादा है और ऋणायन जिस पर भी आवेश ज्यादा है, सहसंयोजक गुण बनने के लिए फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक हमारे हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रैखिक संरचना वाले यौगिकों का युग्म है। अब आपसे यहाँ पूछा हुआ है कि वो कौन से यौगिक हैं जिनकी स्ट्रक्चर लीनियर होती है, जिनकी संरचना क्या है, लीनियर होती है। अब ऑप्शन हम चेक करें। देखिए, सबसे पहले आपको SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड दिया है। सल्फर डाइऑक्साइड में अगर हम इसकी लुईस बिंदु संरचना बनाएं तो सल्फर जो ऑक्सीजन परिवार का सदस्य है, बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और यह ऑक्सीजन के साथ में कुल मिलाकर के 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं दैट सल्फर के पास में क्या, एक लॉन पेयर यहाँ बच गया, यानी SO2 जो होगा वो आपका बेंट शेप या कोणीय आकार का हो जाएगा। तो SO2 ये आपका रेखीय नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, तीनों ही ऑप्शन आपके गलत हो गए। नेक्स्ट CO2 का अगर हम चेक करें तो कार्बन यह 14वें वर्ग का सदस्य है जिसके बाह्यतम कोश में केवल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये नियर बाई 2 ऑक्सीजन के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे, यानी 2 सिग्मा बंध और 2 पाई बंध एक कार्बन के पास में बन गए, तो संकरण हो जाएगा sp, ज्यामिति हो जाएगी लीनियर। तो CO2 आपका लीनियर हो सकता है। अगर हम BeF2 की बात करें तो बेरिलियम, इसके बाह्यतम कोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो यह 2 फ्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, यानी BeF2 ये भी आपका लीनियर हो सकता है। सेम BeCl2 की बात करें तो बेरिलियम फिर से इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, तो ये भी आपका लीनियर हो सकता है। तो हम चेक करें दैट बोथ CO2 और BeCl2 यहाँ पर रेखीय है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें, आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायकों में विलय हो जाते हैं यदि। अब देखिए, किसी भी आयनिक यौगिक का ध्रुवीय विलायक जैसे पानी में डिसॉल्व होना 2 बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, उस दिए गए आयनिक यौगिक में उपस्थित आयनों का सेपरेट हो जाना, यानी आयनिक यौगिक का अपने घटक आयनों में वियोजित हो जाना। अब आयनिक यौगिक को जो आयंस में आपस में बाइंड टुगेदर, आपस में जो जोड़ के रखने वाला फोर्स होता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, या लैटिस का फॉर्मेशन हो जाता है, इसीलिए इसको अपन बोलेंगे लैटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं दैट कैटायन A+ और एनायन B- जो एक क्रिस्टलीय जालक संरचना में व्यवस्थित है, वो आपस में जालक ऊर्जा के द्वारा बंधे हुए हैं। ठीक है, अब अगर हमें उनको वियोजित करना है तो वियोजित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, धनायन A+ और ऋणायन B- में इसे हमें तोड़ना होगा। तोड़ने के लिए हमें जालक ऊर्जा के बराबर ऊर्जा देनी पड़ती है, यानी यह प्रक्रम आपका हो जाएगा ऊष्मा शोषी। जितनी ज्यादा जालक ऊर्जा होगी उतनी ही ज्यादा ऊर्जा हमें कंज्यूम करनी पड़ेगी, खर्च करनी पड़ेगी, या निकाय उतनी ही ज्यादा ऊर्जा अवशोषित करेगा, तब जाकर यह अपने घटक आयनों में टूटेगा। सेकंड, अब जब ये आयन यहाँ पर हमारे पास में बन गए और हम इसे किसी ध्रुवीय विलायक जैसे जल में जोड़ें तो जल का ऋणावेशित सिरा इस धनायन के चारों तरफ से इसको कवर कर लेगा और इस प्रक्रम में एनर्जी उत्सर्जित होती है, ऊर्जा रिलीज होती है,
और जब ये ऊर्जा निकलेगी यानी यह प्रक्रम आपका क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम, और ऊर्जा उत्सर्जित होगी, इसको हम बोलेंगे जलयोजन ऊर्जा। तो देखिए कुल मिलाकर दो तरह के प्रोसेस हमारे हुए। पहला, ये जो जालक है वो अपने आयनों में टूट गया, इसके लिए हमें जालक ऊर्जा के बराबर ऊर्जा खर्च करनी पड़ी, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और जब यह धनायन और ऋणायन बन गए तो यहाँ पर जलयोजन ऊर्जा हाइड्रेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी उत्सर्जित होती है, यानी ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। नेट प्रोसेस अगर हम देखें कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी का मान जालक ऊर्जा की बजाय अधिक है, यानी उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा ज्यादा है और अवशोषित होने वाली ऊर्जा कम है, तो नेट प्रोसेस आपका क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी प्रोसेस हो जाएगा। और ऊष्माक्षेपी प्रोसेस जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, अपने आप होते हैं, यानी उनको करवाने के लिए हमें किसी बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। तो हम क्या कहेंगे, यदि जलयोजन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा की तुलना में अधिक है, यदि विलायकन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा की तुलना में अधिक है, यानी ऑप्शन नंबर सी, विलायकन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा की तुलना में अधिक है, तो नेट प्रक्रम आपका ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। और अगर प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है तो दिया गया यौगिक पानी में या किसी भी द्रव्य विलायक में आसानी से विलय हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, किस यौगिक में सर्वाधिक द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। अब देखिए आपको डायपोल मोमेंट पूछा हुआ है, तो हम कहेंगे डायपोल मोमेंट का मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान किस यौगिक के लिए होता है। तो सबसे पहले हम कहें डायपोल मोमेंट होता क्या है, दैट डायपोल मोमेंट बराबर हमारा होता है क्यू क्रॉस वेक्टर डी, और यह एक क्या है, सदिश राशि होती है। कैसी है, सदिश राशि होती है जिसका मान दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। फैक्टर नंबर एक क्यू, जो सहसंयोजक बंध में विद्युत ऋणताओं के अंतर की वजह से प्रेरित हो जाता है, और दूसरा डी, यह दोनों आवेशों के मध्य की दूरी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अब हम चेक करें, देखिए CCl4, यहाँ पर हमारे पास 4 कार्बन क्लोरीन बंध हैं, लेकिन CCl4 में हम देखें तो कार्बन का संकरण sp3 और ज्यामिति हो जाती है चतुष्फलकीय। ठीक है, तो चतुष्फलकीय ज्यामिति सममित होती है, और सममित ज्यामिति में ये चारों कार्बन क्लोरीन बंध आपस में एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को काउंटर करते हैं, इसलिए इसका नेट डायपोल मोमेंट 0, और यह यौगिक हमारा हो जाएगा अध्रुवीय। वहीं CHCl3 कार्बन हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें जो हमारा कहलाएगा ट्राइक्लोरोमेथेन, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन में अगर हम कंसीडर करें तो कार्बन और हाइड्रोजन की बंध ऊर्जा या विद्युत ऋणता देखें तो हाइड्रोजन हमारा है डेल पॉजिटिव और कार्बन आपका है डेल नेगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन की तुलना में कम होती है। वहीं कार्बन क्लोरीन की बंध अगर हम विद्युत ऋणता देखें तो कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है और कार्बन की विद्युत ऋणता कम है, यानी कार्बन क्या हो जाएगा, डेल प्लस, और क्लोरीन हो जाएगा डेल माइनस, यानी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कार्बन से क्लोरीन की तरफ और यहाँ कार्बन से हाइड्रोजन की तरफ, सेम कार्बन से क्लोरीन की तरफ और कार्बन से हाइड्रोजन की तरफ हो जाती है। ऐसे ही CH3Cl को अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ पर हमारे पास एक कार्बन क्लोरीन और 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो कार्बन से हाइड्रोजन के लिए हम कहेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी 3-3 डायपोल या 3-3 हम कहें द्विध्रुव, और ये चौथा द्विध्रुव भी उसी की दिशा में अलाइन हो जाता है, यानी यहाँ पर सभी चारों सदिश एक की दिशा में है, इसलिए CH3Cl जो है इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान बजाय CHCl3, CCl4 या CH2Cl2 से अधिक हो जाएगा। जहां हम CH2Cl2 की फोटो देखें तो इसमें ये 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और 2 कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो आपस में एक दूसरे की द्विध्रुव आघूर्ण को अपोज करते हुए हमारे होते हैं, इस वजह से CH2Cl2, CHCl3 इन दोनों के द्विध्रुव आघूर्ण का मान कम, वहीं CH3Cl के द्विध्रुव आघूर्ण का मान यानी क्लोरोमेथेन के द्विध्रुव आघूर्ण का मान इन सभी में सबसे अधिक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अणु सर्वाधिक विकृत है। देखिए विकृत यानी डिस्टॉर्शन हमसे पूछा हुआ है, हम कहेंगे वह जो अपनी नियमित ज्यामिति नहीं रखता या उससे विकृति दर्शाता है, उसको अपन कहेंगे सबसे ज्यादा विकृत अणु।
अब नियमित ज्यामिति जो होती है ये किसकी वजह से, सिग्मा बॉन्ड पेयर की वजह से होती है, और उसमें जो विकृति आती है, ये विकृति आने का बेसिक कारण जो है वो लॉन पेयर की उपस्थिति है। तो जिसमें लॉन पेयर ज्यादा होंगे उसमें विकृति भी ज्यादा हो जाएगी। अब देखिए हम चेक करें CH4 की अगर हम बात करें तो यहाँ कार्बन बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन और यह 4 हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड पेयर बना रहा है। Bf2+ की अगर हम बात करें तो बोरॉन बाह्यतम कोश में इसके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 3 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तभी बोरॉन पर पॉजिटिव चार्ज आया। अब यह 2 फ्लोरीन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, यानी कोई लॉन पेयर इसके पास नहीं है। ऐसे ही Bf4- की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए बोरॉन बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, यह 3 फ्लोरीन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और एक फ्लोरीन जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव हो जाता है वो इस बोरॉन के साथ में उपसह संयोजक बंध बना लेता है। तो चारों लॉन पेयर हैं, सिग्मा बॉन्ड पेयर हैं। लेकिन यहाँ NH3 में हम देखें तो NH3 के बाह्यतम कोश में हमारे पास नाइट्रोजन के लिए 5 इलेक्ट्रॉन और यह 3 हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा बंध बनाता है, प्लस एक लॉन पेयर यहाँ उपस्थित है। हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी सभी के जो केंद्रीय परमाणु हैं उनमें कोई भी लॉन पेयर उपस्थित नहीं होता। अब जब लॉन पेयर नहीं होगा तो ज्यामिति होगी रेगुलर या नियमित ज्यामिति जो होगी, और अगर लॉन पेयर है तो वो क्या हो जाएगी, विकृत हो जाएगी। यही देखते हैं। तो हम देखते हैं कि NH3 जिसमें केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन का संकरण sp3, और sp3 संकरण के लिए ज्यामिति क्या होनी चाहिए, चतुष्फलकीय होनी चाहिए। लेकिन ये चतुष्फलकीय ना होकर लॉन पेयर की उपस्थिति की वजह से क्या हो जाती है, ये हो जाएगी पिरामिडीय या पायरामिडल, यानी ऑप्शन नंबर डी सबसे ज्यादा डिस्टॉर्शन वाला हमारा कंपाउंड हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें, NO अणु का बंध क्रम कितना है। देखिए अब बंध क्रम यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम अगर इसको सॉल्व करें तो हम कहेंगे देखिए NO जिसमें नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास में हो गई 14। अगर हम नियर बाई याद करें तो हमारे पास होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन होता है, जिसके लिए अगर हम कहें तो नाइट्रोजन में बॉन्डिंग जो सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं या जो बॉन्ड पेयर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पाए जाते हैं उनकी संख्या हो जाएगी 10, और जो स्टार वाले ऑर्बिटल हैं यानी जो प्रतिबंधी अणुकक्षक हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 4। तो अगर हम बंध क्रम निकालें तो ये हो जाएगा 1/2 × 10⁻⁴ यानी टोटल 3 इसका बंध क्रम यहाँ पर आ जाएगा। वहीं NO में हम देखें तो यहाँ बंधित कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 10 है, लेकिन प्रतिबंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर हो जाती है 5, यानी बंध क्रम अगर हम निकालें तो ये बंध क्रम निकल के आएगा आपका 2.5। तो यहाँ हम देख रहे हैं दैट NO अणु का बंध क्रम अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा 2.5, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अणुकक्षक सिद्धांत से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसके लिए हम याद रखें तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने का तरीका ये सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, इसके बाद सिग्मा 2pz, यहाँ पाई 2px और पाई 2py जिन दोनों की ऊर्जाएं समान होती हैं, फिर पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py जिनकी ऊर्जाएं भी समान हैं, और सबसे लास्ट में हमारा आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। तो जिनमें स्टार लगा हुआ है वो हमारे प्रतिबंधी कक्षक हैं, और जिनमें स्टार लगा हुआ नहीं है वो आपके बंधी आणविक कक्षक हैं। इससे हम इसका सिंपल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग बंध क्रम निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होगा 1/2 गुणा बंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन माइनस प्रतिबंधी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन, जहां हर कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। तो देखिए 15 इलेक्ट्रॉन अगर हमें भरने हुए तो 14 तक इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ भरे जाते हैं, सिग्मा 1s में, सिग्मा स्टार 1s में, सिग्मा 2s में, सिग्मा स्टार 2s में, फिर सिग्मा 2pz, पाई 2px और पाई 2py में। नेक्स्ट अगला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो प्रतिबंधी में जाएगा, तो टोटल 10 - 5 / 2 अगर हम करेंगे तो बंध क्रम कितना निकल के आ जाएगा 2.5 निकल करके आ जाता है। अगला प्रश्न देखें, किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये आपको दिया हुआ है 1s2 2s2 2p6 3s1। चेक करें तो यहाँ पर थर्ड शेल जो आउटर मोस्ट शेल है बाह्यतम कोश है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो हम कहेंगे दैट धातु की संयोजकता कितनी हो जाएगी +1 हो जाएगी, क्योंकि है एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर
निकटतम अक्रिय गैस का विन्यास या ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? अब देखिए ऑक्साइड जो होते हैं ये ऑक्सीजन का परमाणु जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो निकटतम अक्रिय गैस का विन्यास ही पूरा कर लेगा, यानी ऑक्साइड हमारा हो जाएगा -2। और धातु जो है मान लीजिए हम उसको M कहें तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? +1। ऑक्सीजन के लिए -2। तो अगर हम इन दोनों का मिलकर कंपाउंड बनाएं तो ये हमारा हो जाएगा M2O टाइप का, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित आबंधों में से किसकी बंध ऊर्जा उच्चतम होगी? अब देखिए आपको यहाँ पर जो बंध दिए हुए हैं वो सारे के सारे जो बंध हैं वो 14th ग्रुप 14वां जो वर्ग है उसके परमाणु आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। और हम देख रहे हैं 14th ग्रुप में जो कार्बन है यह सेकंड आवर्त का तत्व है, यानी इसके सेकंड कोश के जो परमाणु कक्षक हैं वो दूसरे कार्बन के सेकंड कोश के परमाणु कक्षक के साथ साझा हो रहे हैं। ठीक है, सिलिकॉन इसमें देखिए थर्ड कोश के परमाणु कक्षक साझा होंगे, जर्मेनियम में फोर्थ कोश के और एसएन में फिफ्थ कोश के परमाणु कक्षक साझा हो रहे हैं। तो जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं परमाणु का आकार बढ़ेगा, साइज या आकार जो होगा वो बढ़ जाएगा, और आकार बढ़ने से जो ओवरलैप करने की टेंडेंसी या अतिव्यापन का जो गुण है ये क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। और अगर अतिव्यापन का गुण कम होगा तो बनने वाला बंध जो है वो कमजोर होगा, और अगर बंध कमजोर होगा तो आसानी से टूट जाएगा, यानी बंध ऊर्जा का मान भी कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा बंध ऊर्जा किसकी? जिसमें सबसे ज्यादा अतिव्यापन हो, और सबसे ज्यादा अतिव्यापन किसमें होगा? जिसका परमाणु आकार सबसे छोटा होगा, यानी कार्बन कार्बन बंध की बंध ऊर्जा अपने वर्ग में सबसे अधिक हमारे पास में हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट देखें, इस अणु का अणुसूत्र क्या होगा जिसमें 50% तत्व ए जिसका परमाणु भार हमें दिया हुआ है और 50% तत्व बी जिसका परमाणु भार हमें दिया हुआ है उपस्थित है। देखिए अब हमें परमाणु भार दोनों तत्वों के लिए दे रखे हैं। जहां हम कहें तत्व ए का एटॉमिक वेट अगर हम लिखें तो ये है 10 और तत्व बी का एटॉमिक वेट ये है हमारे पास में 20। अब हमसे कहता है दोनों की 50-50% मात्रा है बाय वेट, तो 50% अगर ए है और 50% अगर बी है, तो अगर हम कहें कि टोटल वेट हमारा 100 ग्राम है, टोटल वेट आपका कितना है? 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम में से 50 ग्राम हमारा हो जाएगा बी और 50 ग्राम हो जाएगा ए। तो 50 ग्राम बी अगर हमें करना है तो बी के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2.5 मोल, जो हमने परमाणु भार को हमने डिवाइड कर लिया किससे? ग्राम में भार में परमाणु भार से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और ऐसे ही ए के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 मोल, जहां हमने इसके भार में इसके परमाणु भार से डिवाइड कर लिया। तो ए के हो गए हमारे पास 5 मोल और बी के हमारे पास में हो गए 2.5 मोल, जिनको हम सरलतम अनुपात में बदलें तो ये हमारे पास में हो जाएगा A2V1, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये हमारे कुछ प्रश्न थे जिसमें हमने केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए प्रश्नों के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।